स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक ही होंगे। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डिम्पल मैम में स्वागत है। तो कल हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? सबसे पहले हमने अरबी लेखक पढ़े थे, उसके बाद अन्य लेखक पढ़े थे, फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, अभिलेखों के बारे में समझा था हमने। तो अरबी लेखकों में कौन कौन थे? अल-बरूनी थे, इब्न बतूता। अल-बरूनी किसके शासनकाल में आए थे? ये महमूद गजनवी के शासनकाल में आए थे। और इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कमेंट करके बताना। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी है, किसका और किसके बारे में है ये पुस्तक, इस पुस्तक में क्या दिया गया है। तो कमेंट करके बताना कि क्या है इस पुस्तक में। और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित साक्ष्य विवरण उद्धृत नहीं होता, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर इसके बाद आ गया आद्य ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखे हुए लेख तो मिले हैं, मगर उन लेखों को पढ़ा नहीं जा सका है, उनकी भाषा को समझा नहीं गया है। तो संस्कृति और एक तरफ वर्तन। तो इस काल की संस्कृति के बारे में बताया गया है और कौन कौन से बर्तन यूज होते थे। तो मालवा से काला और लाल बर्तन मिले हैं, बुर्ज होम से धूसर के बर्तन मिले हैं, जोखे से लाल रंग के बर्तन मिले हैं, व दक्षिणी नवपाषाण से चमकीला धूसर मिला है, पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल। इन रंगों के बर्तन मिले थे इन कालों में। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि बुर्ज होम से किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? धूसर। और दक्षिणी नवपाषाण काल में से चमकीला धूसर प्रकार के बर्तन मिले हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिस काल में हमें लिखित रूप में अभिलेख, शिलालेख वगैरह प्राप्त होते हैं, तो उसे इतिहास कहा गया है। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल में जो था, मनुष्य अपनी जीविका किस प्रकार से ग्रहण करता था? तो वो शिकार करता था, पशुओं का शिकार करना, उसके बाद उनको पकाकर खा जाना, ये पूरा पाषाण काल में करते थे। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में के लोग आखेट और शिकार करना, ये इनके मनोरंजन के भी साधन थे। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई है तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया है। मनुष्य एक स्थान पर रहना कौन से काल में सीखा है? नवपाषाण काल में। और उसी काल में उसने कुत्ते को पालतू पशु बनाया। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया था? तो कुत्ता।
मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो कुल्हाड़ी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? अतिरंपकम से प्राप्त हुई है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। तो सबसे पहले कृषि के आविष्कार का पता कहाँ से चलता है? नवपाषाण काल से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो सबसे पहले हमें कृषि के अवशेष कहाँ से मिले हैं कि नवपाषाण काल में लोग कृषि करते थे। तो ये बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, तो वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? तो गेहूं और जौ थी, लेकिन जौ को इन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है कि जौ सबसे पहले नवपाषाण काल में उगाया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो कृषि का प्रथम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। और चावल की खेती सबसे पहले कहाँ पे हुई है? कोल्डी हवा में हुई है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश लोग औजार स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने औजारों की खोज की थी। पल्लावरम नामक स्थान पर भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। लघु पाषाण काल के औजारों की खोज किसने की थी? C.L. कार्लाइल ने की थी। भारत में मानव अस्थिपिंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रूगिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध 14वें संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। तो हमें जीवाश्म के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। तो ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये हमें मध्य पाषाण काल के समय की मानी जाती हैं और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और ये कब खोजी गई थी? 1957-58 में। किसने? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो ये जो भीमबेटका गुफाएं हैं, ये
विश्व धरोहर के अंतर्गत 2003 में आई हैं। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहले प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो मनुष्य के बारे में सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातिकरण विभेदीकरण किया। तो रिजले भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो इस प्रकार से इसमें जो जो भी मेन चीज़ें बताई गई हैं वो आप सब नोट कर लेंगे और इसके नोट्स बना लेने हैं, फिर याद करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो कल हम किसके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इसे रिवाइज करते रहना है। ठीक है, ओके, गुड नाइट।